नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अजय राय तथा किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने अपने सहयोगियों संग जाम में फंसी एम्बुलेंस निकाली। पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव के तहत निकली मोटरसाइकिल यात्रा के काशी पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और अस्सी घाट पर भाजपा द्वारा कमल नौका यात्रा का किया गया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद मनोज तिवारी सहित पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आए विद्वज्जन उपस्थित रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भाषा हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रचार प्रसार किया जाए। इसके साथ ही सभी लोग अपने संवैधानिक दायित्व को ऊपर रखते हुए अधिक से अधिक सरकारी काम हिंदी में ही करें। कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अजय राय तथा किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने अपने सहयोगियों संग जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकाला। मनुष्य के अंदर की संवेदनशीलता ही उसे मानव के रूप में जीवित रखती है। ये बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो और फिर भी उसके अंदर की संवेदनशील भावना कभी खत्म ना हो। ऐसा ही एक नजारा काशी की सड़क पर एक बार फिर देखने को तब मिला जब पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय राय एवं किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने अपने सहयोगियों के साथ सड़क पर उतरकर जाम में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता दिलाया और एक नाजुक स्थिति में मरीज को वक्त रहते अस्पताल के लिए भेजा। ये नजारा काशी की जनता ने पहली बार नहीं देखा है। इससे पूर्व भी इसी प्रकार भीषण जाम में फंसी एक एम्बुलेंस को जाम से निकाला गया था। काशी की जनता ने इस कार्य की खूब सराहना की। साइड लो भैया, साइड लो। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ा आगे बढ़ाओ। पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव के तहत निकली मोटरसाइकिल यात्रा के काशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को नेपाल दूतावास से सत्येंद्र दहिया के नेतृत्व में भारत व नेपाल की एकता बनाने के उद्देश्य से पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव के तहत मोटरसाइकिल यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर से निकाली गई, जो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जिसमें 43 लोगों की टीम ने आकर दर्शन पूजन कर दोनों देश एक साथ व मजबूत हो इसके लिए बाबा से प्रार्थना की।
दर्शन पूजन के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए ये टीम गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद नेपाल पहुंचेगी, जहां बाइक रैली का समापन होगा। वाराणसी पहुंचने पर इन अतिथियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। भारी पुलिस बल के साथ दशाश्वमेध एसीपी अवधेश कुमार पांडे ने इनका जोरदार स्वागत व सम्मान किया। मैं भारतीय राजदूतावास काठमांडू में कार्यरत हूँ। वहाँ पे मैं प्रेस और संस्कृति का काम देख रहा हूँ। किस तरह की टीम और कहाँ से आई है? ये मोटरसाइकिल रैली है जो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू से काशी विश्वनाथ कि भारत और नेपाल दोनों जिनके सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, उसका मुख्य आधार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत रही है। तो इस रैली का मुख्य उद्देश्य ये संदेश देना है कि दोनों देश के युवा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें और भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाएं। इसके बाद कहाँ आप लोग यहाँ? इसके बाद हम गोरखपुर जाएंगे, गोरखनाथ धाम जाएंगे। और हम आते वक्त हम चंपारण गए थे, महात्मा गांधी ने जहाँ प्रथम सत्याग्रह किया था और पूरा देश जहाँ आज़ादी के 75 साल मना रहा है, तो हमने चंपारण अपने कार्यक्रम में रखा था। और लौटते वक्त हम काठमांडू ही जाएंगे, गोरखपुर होते हुए गोरखनाथ मठ के दर्शन करते हुए। अस्सी घाट पर भाजपा द्वारा कमल नौका यात्रा का शुभारंभ किया गया। अस्सी घाट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमल नौका यात्रा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस कमल यात्रा में 101 नाव अस्सी घाट से राजघाट तक पहुंची। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, राज्य मंत्री बाबूराम निषाद शामिल थे। कार्यक्रम में गंगापुत्र निषाद भी भारी संख्या में उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि कमल नौका यात्रा जो ऐतिहासिक काशी के अस्सी घाट से प्रारंभ हुई है, इस नौका यात्रा के माध्यम से राम भक्तों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। आज कमल नौका यात्रा देश के माननीय प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद, पूरे संसार के सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से जो अस्सी घाट है, यहाँ से प्रारंभ हो रही है। और मुझे गर्व है, हम सबका साथ सबका विकास भी करते हैं और सबका समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश का जो हमारा निषाद भाई है और चाहे हमारे अलग अलग नाम वो सरनेम कुछ भी लिखते हों, वह भी हमारे साथ हैं। किसान भी, मजदूर भी, नौजवान भी, माताएं बहनें भी, सब लोग हमारे साथ हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश का विकास भी होता रहेगा और देश के विकास का रास्ता भी खोलने का काम कैसे आपने मोदी जी के काम की बात की, काशी की सरकार की बात की, लेकिन योगी सरकार पर आप कुछ नहीं बोले, उनके कामकाज की बात। मोदी जी और योगी जी में अंतर आप कृपया न रखा करें, मतलब दो उस हिस्से न बनाएं। हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी और हमारे आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री, हम सब एक कह लीजिए कि धागे में अनेक प्रकार के मोती हैं, जिन मोतियों से एक माला बनती है और भारतीय जनता पार्टी की माला के सभी हिस्से हैं। क्या कर रही हैं आज आप लोग, किस कार्यक्रम में आए? कुछ नहीं, ये मोदी का झंडा लिए हैं। कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ लेकर के जाएंगे? काम हो जाएगा, कहीं रखाएगा तो रख देंगे, नहीं अपने घर ले जाएंगे। आज आप लोग यहाँ क्या करने के लिए आए? इधर बोले। आज आप लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? आए हैं मोदी भैया के सेवा में आए हैं। अच्छा, मोदी जी से अभी आपको क्या सहूलियत मिली है, क्या सहायता? मोदी का बहुत हम लोग के सहूलियत मिला है। घर बनवा दिया, द्वार बनवा दिया, राखी का बन्हाई 200 रुपया दिया है, हम लोग जमा किए हैं। और दूसर बात, अभी माता जी अभी आपको क्या समस्या है? अभी समस्या ये है कि महंगाई हो गया है, हम लोग कैसे खाएं, कैसे जिए। हम लोग बूढ़ा आदमी हो गए, हम लोग के 10 रुपया कौन देगा? तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार हम लोग का मदद करे, महंगाई खत्म करे, जो कहेगा वो करेंगे। क्या बात है? वृद्धा पेंशन भी तो मिल रहा होगा? नहीं मिला, एक दो बार बंद हो गया सरकार लोग। अच्छा, हाँ। क्या आपको इस सरकार में मिली या किसी और? इस सरकार में मिली। सरकार में? हाँ, इस सरकार। मतलब आप इस सरकार से, यानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से आप खुश हैं? हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुफ्त में गैस मिल रहा था, इस समय क्या पोजीशन? हम लोग का गैस नहीं मिला है। मिला है गैस हम लोग का नहीं मिला है। हम लोग के नहीं मिला है। हम लोगों को, हमको भी गैस मिला है, मगर इतना महंगा है कि हम भरवा नहीं पा रहे हैं। चूल्हा पर हम बना रहे खाना।
लकड़ी गोहरी पर। क्या कहना चाहेंगे सरकार से इसके लिए? क्या कहना चाहेंगे कि जो मोदी वाला जो गैस मिल रहा है फ्री वाला, वो तो कम से सस्ता कर दे, और वो महंगा तो इससे कोई बात नहीं है, गरीब आम आदमी सब चला सकते हैं। जो एकदम उससे नीचे गरीब है तो वो नहीं भरा पा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए कुछ कम करवा दे तो अच्छा है। कब से नहीं भरवा पा रही है? कब से नहीं भरवा पा रही है? 4-5 महीना। अरे बहुत, जब तक बहुत ज्यादा महंगा हो गया हम नहीं भरवा पा रहे हैं। आप खाना कैसे बनाती हैं? लकड़ी से, गोहरी से, चूल्हा पर बना। इतनी समस्या आपको, उसके बाद भी हाथ में बीजेपी का झंडा है, नौका पे सवार है, क्या कर रही हैं आप लोग? हम लोगों का खेत जो रहती है, हम लोग खेती करते हैं, वो हम लोगों का कोई का नाम से मुकदमा चल रहा है, हम लोग छुड़वाने के लिए आए हैं। महंगाई बढ़ती जा रही, फिर भी सरकार का समर्थन करेंगी? महंगाई, अब हम लोग उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ सस्ता करेंगे। आज ये नौका रैली के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और मोदी जी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं और हम लोग के संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम निषादों के बारे में सोचा और उनको एक उचित दर्जा दिया। इसलिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ये कमल यात्रा के माध्यम से उनको ये संदेश जाए कि यहाँ के निषाद समाज, सारे निषाद समाज एक साथ माननीय मोदी जी, योगी जी का समर्थन करते हैं और आने वाले विगत चुनाव में उनका समर्थन करते हैं निषाद समाज। सीएनजी से कितना ही आप लोगों को फायदा होगा? सीएनजी से हमें, जो कि पहले तो जो पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से धुआं रहित हो जाएगा और लोगों की आय भी बढ़ेगी। और सीएनजी किट जब कि 2-2 लाख से ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से मिल रहा है, इसलिए उससे आय का भी संसाधन बढ़िया हो जा रहा है। इसलिए हम लोग सीएनजी किट सारे निषाद समाज के लोग, आधा लोगों का लग गया, अभी आधा लोग का बाकी है, जो देव दीपावली के आसपास में सब लोगों का लग जाएगा। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक की? ये यात्रा 80 घाट से प्रारंभ होकर राजघाट तक जानी है, वहीं पे जो कि वहाँ आरती वगैरह करके समापन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। कार्यकर्ताओं संग बैठक के बाद वो काल भैरव मंदिर पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर के महंत ने केंद्रीय गृह मंत्री को अंगवस्त्रम भेंट किया। गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की सूचना पर मंदिर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बाबा काशी विश्वनाथ दरबार भी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा का पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद गृह मंत्री रात्रि विश्राम के लिए निकल गए। भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भगत सिंह छात्र मोर्चा की अध्यक्षा आकांक्षा ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय उर्दू विभाग द्वारा जारी पोस्टर के संदर्भ में ज्ञात हुआ कि उर्दू विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के पोस्टर को आधार बनाकर विश्वविद्यालय के कुछ अराजक तत्वों द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया जा रहा है। मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की थी, ये इतिहास कोई बदल नहीं सकता है और मालवीय जी का योगदान किसी फोटो का मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा जानबूझकर इस मामले को एक सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर कैंपस में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह का कॉन्फ्रेंस रखा और क्या है ये? हमारी ये कॉन्फ्रेंस अपने इस बीएचयू को बचाने के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है लगातार बहुत लंबे समय से है। कुछ लंपट छात्र जो हैं यहाँ पे लगातार इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें जो सद्भाव है, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस बनारस के, इस बीएचयू को, उसकी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को उर्दू दिवस पे एक कार्यक्रम था जिसमें मोहम्मद इकबाल की फ़ोटो लगी थी। उनके जन्म दिवस पे कार्यक्रम में तो उनकी फ़ोटो लगी थी, लेकिन इन लंपट छात्रों ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि मालवीय जी की फ़ोटो नहीं है। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मालवीय जी बीएचयू में बसे हैं, हर पोस्टर में अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके इतिहास को भुला दिया गया। ऐसे दर्जनों कार्यक्रम होते हैं, जब आप देखेंगे कि मालवीय जी की पोस्टर नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका इतिहास हटा दिया जा रहा है या मिटा दिया जा रहा है। आप देखेंगे दर्जनों ऐसे पोस्टर हैं, दर्जनों कार्यक्रम होते हैं। अभी 13 नवंबर से बीएचयू में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सैकड़ों पोस्टर लगे हैं, उसमें मालवीय जी की पोस्टर नहीं है। मालवीय जी की तस्वीर को यूज करके ऐसे लोग अपनी गंदी राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति पूरे कैंपस में फैलाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम इस प्रशासन के बारे में भी एक्सपोज करना चाहते हैं कि जब छात्रों की कोई जेन्युइन डिमांड होती है, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेके हो, बीएचयू कैंपस खोलने को लेकर हो जो 1.5 साल से बंद है, तब प्रशासन इतनी तत्परता नहीं दिखाता है। जहाँ इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे रहते हैं तब वो तुरंत तत्परता में आता है और कोई ना कोई कार्रवाई करने की अपने कोशिश करता है।
अभी भी उर्दू डिपार्टमेंट में 3 दिन के अंदर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया कि आप बताएं कि मालवीय जी की फ़ोटो नहीं है। अगर यही एक बहाना, तो इन सारे कार्यक्रमों के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको भी जाना चाहिए कि आप क्यों इस मालवीय जी की फ़ोटो नहीं लगाएं। तो यहाँ सीधे से समझ में आता है कि लंपट जो तत्व हैं वो एक कैंपस में सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं और प्रशासन भी उनके दबाव में ही काम कर रहा है। इसी के छात्रों की आप बात कर रहे हैं, उनके पीछे किसकी भूमिका है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे लोग अपने बस सत्ता की राजनीति में अपना जाना चाहते हैं। जो आप देखेंगे जिस तरह का पूरा माहौल पूरे भारत में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट दिया गया है। बनारस को लेकर के पूरे देश को लेकर हर जगह हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश कर रही है। इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी विचारधारा से आते हैं, उनकी वही राजनीति है। वो कभी अच्छे लोगों के लिए, अच्छे भलाई के लिए काम नहीं करते। वो इसलिए नहीं काम करेंगे कि BHU में पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, लाइब्रेरी हो, प्रोफेसर अच्छे हो। उनको चाहिए कि वो कैसे लोगों को बांट करके, जैसे अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, ये लोग भी उसी तरह से फूट डालो और राज करो की नीति अपना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU सिंहद्वार पर कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान के विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव महिला मोर्चा द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला दहन किया गया। अनुराधा यादव ने कहा कि कंगना रनौत द्वारा शहीदों का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि नकली घोड़े पर बैठकर आजादी नहीं मिली है, इसके लिए अनेक क्रांतिकारी लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि असली लहू बहाकर आजादी मिली है। उनके इस अनर्गल बयान के विरोध में हमने उनका पुतला दहन किया है। उन्होंने मांग की कि कंगना रनौत को दिया गया सम्मान वापस लिया जाए। ये जो फिल्मी जगत से कंगना रनौत जी जो इन्होंने अभी बयान दिया कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली थी, तो उनको ये बता दें कि नकली झांसी की रानी और नकली घोड़े पे सवार होने से देश को आज़ादी नहीं मिलती है। उसके लिए असली खून और लहू बहाना पड़ा है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। उनके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ उनका पुतला फूका और उनको उनके फोटो पे चप्पलों से मारा भी। उनको वो इसी के लायक है। क्या मांग करती है? उनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला है उनसे वो वापस छीना जाए, वो उसके लायक नहीं है। और माफ़ी मांगे उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से, पूरे हिंदुस्तान से। और इस तरह का जो कुकर्म वो कर रही हैं आगे भविष्य में ना करें। दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित मां सरस्वती डेंटल क्लिनिक में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर लगाया गया। दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित मां सरस्वती डेंटल अस्पताल में डॉक्टर आनंद की अगुवाई में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ लिया। इस अवसर पर डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने दांतों की उचित देखभाल व दांतों के रोगों से सुरक्षा के उपाय भी बताए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करते हुए उनके दांतों का परीक्षण किया गया। डॉक्टर, किस तरह का शिविर आप लगा रहे हैं? आज हमारे यहाँ दिनांक नवंबर में दंत रोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को देखा गया है। उसमें क्या देखा गया है, जो मरीज बहुत पान गुटखा खाते, जिनका मुंह नहीं खुलता है, जिनको तरह तरह के छाले होते हैं, जो छाले ठीक नहीं होते हैं, उसका निःशुल्क चिकित्सा का प्रारंभिक जो चीज़ें होती है उसके बारे में बताया गया है। प्रारंभिक कैंसर जो होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में बताया गया कि उस न हो। इसके अलावा जो पेशेंट के मुंह में पायरिया है, मवाद आता है, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, स्मेल आता है, खून आता है, उसका भी इलाज किया गया है और उसके बारे में भी निःशुल्क उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनके बारे में बताया गया उनको। डॉक्टर साहब, आगे क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इससे बचने का क्या उपाय है? देखिए, दांत से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, प्रारंभिक रूप में बचने का सिंपल उपाय है कि आप 6 महीने से 7 महीने में अपने किसी भी नज़दीकी दंत चिकित्सा केंद्र पे जाइए और अपने मुंह का ओरल एग्जामिनेशन कराइए। ओरल एग्जामिनेशन कराने से कोई भी प्रारंभिक चीज़ है वो डॉक्टर आपको तुरंत बता देते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो सबसे बढ़िया उपाय है, रोकथाम उपाय है। टाइम टू टाइम अपने नियर डेंटल डॉक्टर के पास आप जाते रहिए। नहीं तो कितना खतरा बना रहता है?
इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप समय समय पे अपने मुंह का चेकअप कराते रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो मुंह में इन्फेक्शन हो जाएगा, जो आगे चल के पायरिया होगा। पायरिया से कैविटी होने लगती है, कैविटी से दांतों का नस खुल जाता है, नस खुल जाता है, दांत में दर्द होने लगता है, फिर आगे चल के दांत निकालने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए दांतों को बचाना हो तो 6 से 7 महीने में जरूर अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनको अपनी दांतों से संबंधित जो बीमारियां उसके बारे में जानकारी लें। डॉक्टर साहब, आप कई वार्ड भी जीते हैं, जी, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र के अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जरूर एक्टिव रहिए, क्योंकि उससे आपका और समाज का आपके प्रति जो दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, वो भी पूरी हो। चाहे सोशल से रिलेशन हो, चाहे खेल कूद से रिलेशन हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जरूर कीजिए। कौन सा अवार्ड मिला अभी तक आपको? मुझे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कई सारे अवार्ड मिले हैं। आगे क्या योजना है आपकी? आगे योजना है कि अपने चंदौली जिले से लेकर के यूपी में लोगों को या देश तक लोगों को अवेयर करना कि दांतों से संबंधित जो बीमारी है उसके प्रति आप जागरूक रहिए और समय समय पे अपने डॉक्टरों को मिलते रहिए। तो क्या इसके लिए कोई जागरूकता अभियान भी चलाएंगे? जी हाँ, मेरा जागरूकता अभियान 2007 से चल रहा है, जिसमें जगह जगह गाँव पे जाकर के वहाँ पे लोगों को फ्री में चिकित्सा के बारे में निःशुल्क चिकित्सा दे रहे हैं, बताते हैं, जानकारियाँ देते हैं, ताकि वो दांत की संबंधी बीमारियों से बचे हो। राजभाषा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पत्रकारों से रूबरू हुए। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक व्यापक राजभाषा के रूप में अच्छे परिणाम दिए। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजाद भारत में हिंदी की अहम भूमिका है। 14 सितंबर 1949 को ये तय हुआ कि हिंदी राजभाषा के रूप में काम करेगी। बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल सभागार में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होने के लिए बनारस पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा व सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय इस सम्मेलन का आयोजन करा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ऐसा कार्यक्रम बनारस में पहली बार होने जा रहा है। पहली बार शुरुआत होने जा रही हिंदी भाषा को, कितना बड़ा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से? देखिए, राजभाषा के रूप में जब हिंदी को चुना गया था 14 सितंबर 1949 को, उसी समय में संघ सरकार का एक दायित्व तय किया गया कि इस राजभाषा का प्रगामी प्रयोग हमको बढ़ाना है। उसी क्रम में हम अनेक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें क्षेत्रीय सम्मेलन भी होते हैं, लेकिन ये अखिल भारतीय सम्मेलन आजाद हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है। और ये इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा भी दी, हमारे गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन रहा, और वाराणसी को चुनने में भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने चूंकि एक आध्यात्मिक और शैक्षिक रूप से एक परिपूर्ण नगर के रूप में वाराणसी की पहचान पूरे देश और दुनिया में है, इसलिए हमने वाराणसी को चुना। और यहाँ पर एक व्यापक विचार विमर्श का दौर चलने वाला है। 13 और 14 नवंबर को उद्घाटन सत्र के बाद हम 8 विषयों पर समानांतर चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं के द्वारा न्यायपालिका में कैसी हिंदी की भूमिका हो, रंगमंच में, फिल्मों में काशी का क्या योगदान रहा है, हिंदी की प्रचार प्रसार में, हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदी की क्या भूमिका रही है, स्वतंत्रता के बाद कैसी भूमिका रही है। इस तरह के सारे विषयों पर हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान, जिन्होंने हिंदी में बड़े बड़े साहित्यों की भी रचना की है, अपने लेखों के द्वारा और अपने भाषणों के द्वारा हिंदी को परिपक्व और समर्थ किया है। ऐसे सारे लोग आएंगे और उनके बीच में विचार मंथन होगा और उससे जो परिणाम निकलेंगे उनका उपयोग हम राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने और हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने में करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में हमने बड़ी सफलताएं पाई हैं। पूरी दुनिया में अब 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोल चाल और समझ सकते हैं। 600 ऐसे विश्वविद्यालय और विद्यालय हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है। 150 ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी जानी और समझी जाती है। इस तरह से यूएनओ में भी हमने उसके प्रयोग को बढ़ाया है, चाहे वो रेडियो बुलेटिन्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ऐसी सारी जगहों पर हिंदी प्रभावी रूप से बढ़ रही है। उसके साथ ही साथ राजभाषा विभाग हमारे गृह मंत्रालय का जो इस सारे कामकाज को देखता है, अपने ट्रांसलेशन के द्वारा,
हमारे जो नराकाश के मीटिंग होती है, संसदीय समितियों की मीटिंग होती है, दिल्ली की संसदीय सलाहकार समितियां बनती हैं, उनके माध्यम से और संसदीय कार्य जो हमारी समिति होती है राजभाषा की, वह भी निरंतर दौरे करके लगातार इस तरह की जांच करती है और उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको हम राष्ट्रपति जी को समर्पित करते हैं और फिर राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुरूप हम कार्यक्रम जारी करते हैं। प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम भी देते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं और सदन के दोनों पटलों पर उनको बीएचयू महामना सेमिनार हॉल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सेमिनार हॉल में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण विकास और विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन व कुल गीत के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय राय व विशिष्ट अतिथि रामाशीष रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर हरकेश सिंह पूर्व कुलपति छपरा विश्वविद्यालय ने किया। इस दौरान काफी संख्या में प्रोफेसर, शोधार्थी व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का महामना हॉल है। यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहाँ के इस समाज के मुख्य वक्ता जो हैं वो संजय राय शेरपुरिया जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और एक कुशल और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो स्वाधीनता का जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है पूरे देश के लिए, उसके अंतर्गत ही है। लेकिन ये कार्यक्रम जो है विशेष करके रूरल डेवलपमेंट एरिया, जो कि आजकल सरकार उस पर बहुत ज़्यादा सक्रियता से अपना योगदान देना चाहती है उसमें, तो रूरल डेवलपमेंट में कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व हो सकता है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच जो है संजय राय शेरपुरिया जी हैं। इसके अतिरिक्त जो है छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरकेश सिंह सर हैं। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रवेश कुमार श्रीवास्तव सर हैं, जो कि यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो UGC HRDC है उसके डायरेक्टर भी हैं। तो ये कार्यक्रम उसी के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लगभग 20 बच्चों का प्रतिनिधिमंडल जो है झुंझुनू राजस्थान से आया हुआ है। जो बच्चे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड फेलो हैं और वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो उदय प्रताप स्वायत्तशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय UP कॉलेज जिसको कहते हैं, उसकी हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह मैम जो है उसका संचालन कार्य कर रही हैं। और ये कार्यक्रम का जो पूरा सफल कार्यान्वयन जो किया जा रहा है वो भौतिकी विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अलकेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा है। और उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हम लोग और सत्यनारायण जी और भी लोग जुड़े हुए हैं। और ये एक जैसे ऐसी समाज सेवा है जो हम जानते हैं कि जो संजय राय शेरपुरिया जी हैं, इन्होंने गाजीपुर के लिए काफ़ी काम किया है, जिसको वो अब नेशनल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं एक ग्लोबल रूप में। तो उसी के अंतर्गत काम किया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने कोविड-19 जब महामारी थी तो विभिन्न पार्थिव शरीरों को उन्होंने लकड़ी बैंक बनाकर जो है उनकी अंत्येष्टियाँ कराईं। इसके अलावा उन्होंने ग्रास बैंक बनाया हुआ है। साथ ही रूरल डेवलपमेंट में और क्या क्या काम हो सकता है, कैसे जॉब क्रिएट हो सकती हैं, तो इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है और उसको सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरकार की मतलब एक विधा के अंतर्गत है। पराड़कर भवन में फेडरेशन ऑफ बैंक रिटायरीज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। पराड़कर भवन में फेडरेशन ऑफ बैंक रिटायरीज एसोसिएशन यूपी का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से आए विभिन्न बैंकों के सेवानिवृत्त प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए महामंत्री SC जैन ने बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 30% किए जाने के लिए वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि जहां सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक पे कमीशन के साथ पेंशन में भी वृद्धि हो जाती है, बैंक के रिटायरीज का प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाले वेतन पुनरीक्षण के बावजूद भी आज तक पेंशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत से बैंक पेंशनर्स बहुत गरीबी में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने बैंक रिटायरीज के प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में होने वाले अप्रत्याशित वृद्धि का विरोध करते हुए बताया कि पिछले 6 सालों में प्रीमियम में लगभग 7 गुना वृद्धि हो चुकी है। इस सम्मेलन में RK अग्रवाल, RM टंडन, राधेश्याम मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और जो हमारी अखिल भारतीय संस्था है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन,
जिसकी की सदस्य संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है पूरे देश में, 44 बैंक शामिल है, उसका अखिल भारतीय महासचिव हूँ। और जो आज ये हमारा सम्मेलन हो रहा है, यूपी जो हमारा स्टेट कमेटी है उसका चतुर्थ त्रैवार्षिक सम्मेलन है। उसमें कई जो सेवानिवृत्त साथियों के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। उसमें सबसे मुख्य मुद्दा है कि हमारी पेंशन अपडेट होना चाहिए। जो पुराने साथी हैं, आज से 20-20 साल पहले जो सेवानिवृत्त हुए उनकी पेंशन अपडेट नहीं हुई है, उसके बारे में हम नीति की चर्चा करेंगे। और अभी भारत सरकार ने एक कमेटी बना दी है जो इस गंभीर विषय पे विचार कर रही है, तो उसको क्या क्या हम उनको सुझाव दें उसके बारे में चर्चा होगी। हाल ही में हमने एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है कि हमारे जो फैमिली पेंशनर है 92,000 लोग हैं, उनकी जो फैमिली पेंशन 15% थी वो बढ़ के 30% भारत सरकार ने कर दी है। और 1 अप्रैल से उनको उसका एरियर भी मिल गया है, जो बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी मिल गया है। ये हमारा अधिवेशन हो रहा जो वो FBRA यूपी का प्रांतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन इस प्रकार का स्मृति भवन में संपन्न हो रहा है, जो कि 3 साल पर होता है। आज के अधिवेशन का क्या उद्देश्य है? किस तरह का लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? साथियों, एक तो अधिवेशन का जो डेलीगेट सेशन है हमारा स्टार्टिंग का, उसमें हमारे ऑल इंडिया के महामंत्री AIBRF के श्री SC जैन साहब जो है इस समारोह के उद्घाटन करता हैं। और दूसरे हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री मित्रा बसु साहब, वो जो उपाध्यक्ष हैं AIBRF के, वो जो है मुख्य अतिथि हैं। और हमारे अन्य जो है मंचासीन साथी जो है, जो यूपी के FBRA यूपी के अध्यक्ष हैं श्री RK अग्रवाल जी, महामंत्री श्री RM टंडन जी, एवं जो है चेयरमैन KK गुप्ता जी। को बताया जा रहा है ये हमारी जो मुद्दे हैं रिटायरी के सन 95 से जो पेंडिंग जो लंबित मुद्दे हैं उसके बारे में वार्ता हो रही है। हमारा जब भी बैंक कर्मचारियों का वेतन समझौता होता है हर 5वें साल, तो उनका वेतन वृद्धि होता है, संशोधन होता है। लेकिन रिटायरी जो पेंशनर हैं उनका जो है पेंशन कभी भी रिवाइज नहीं हुआ सन 95 से आज तक। ये 25 वर्ष से हमारी मांगे हैं कि हमारा पेंशन अपडेशन या रिवीजन किया जाए, जिससे हमारा जो है जो सन 95 या 2000 से रिटायरी जनरल मैनेजर है, आज के जो सब स्टाफ चपरासी साथी रिटायर होते हैं उनसे भी कम है। इसके ये विभिन्नता आ गई है, तो इसको दुरुस्त किया जाए। अभी फैमिली पेंशन जो अभी हमारी वित्त मंत्रालय भारत सरकार की जो मांगे मान ली है, लेकिन उसमें कुछ जो है कमियां हो गई हैं कि जब वो लागू किया जा रहा है तो उसमें कुछ पुराने साथियों का उनका जो है कम हो जा रहा है फैमिली पेंशन उनके परिवार का। और हमारा जो है सन 86 के पूर्व के कुछ रिटायरी साथी जो मात्र जो है 1000-1500 के आसपास बचे हुए हैं, उनका जो है इस रेशिया देते हैं लंब सम जो है 3-4 हजार, उसको 10,000 करने की जो है मांग की गई है। इसके अलावा सन 2002 के पहले के पूर्व के जो साथी रिटायर हुए हैं उनका DA का महंगाई भत्ते का जो है न्यूट्रलाइजेशन उनको जो है नहीं वृद्धि की गई है, उनका जो है न्यूट्रलाइजेशन किया जाए। और स्पेशल भत्ता जो है उसको भी पेंशन जो है में कैलकुलेशन में शामिल किया जाए। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा जन कल्याणकारी योजना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा ककरमत्ता ग्राम पंचायत भवन में जन कल्याणकारी योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वकील अंसारी, महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी द्वारा किया गया। इस दौरान संस्था की अध्यक्ष ममता ने संस्था के उद्देश्यों को बताते हुए महिलाओं में लीडरशिप की क्वालिटी लाने हेतु सरकारी योजनाओं का क्या योगदान है तथा वह इसके माध्यम से किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक तथा शारीरिक रूप से सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकती हैं, इसके विषय में उपस्थित सभी लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान किरण देवी, शिवानी, सलीम, आरिफ मोहम्मद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ पर जन कल्याणकारी योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ के लोगों को जागरूक किया गया है, सारी योजनाओं के विषय में बताया गया है, जैसे लेबर कार्ड के क्या लाभ है, ई श्रम कार्ड का क्या लाभ है, पारिवारिक लाभ क्या है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन
इसके विषय में सभी लोगों को डिटेल बताया गया है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, इसको सबमिट कहाँ करना है, इसको जमा कैसे करवाना है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं और इसमें किस किस उम्र के लोग इसमें जुड़ते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी उनको आज यहाँ से दी गई है। और हमारी संस्था की उद्देश्य है महिलाओं में लीडरशिप की क्वालिटी लाना। तो इन जन कल्याणकारी योजनाओं को उनसे जोड़ा जा रहा है और एक मुहिम चलाई जा रही है सारे वार्डों में कि सभी को हर योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। और इसके साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से वो आत्मनिर्भर होकर के सशक्त बने और आगे बढ़े। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अजय राय तथा किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने अपने सहयोगियों संग जाम में फंसी एम्बुलेंस निकाली। पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव के तहत निकली मोटरसाइकिल यात्रा के काशी पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और अस्सी घाट पर भाजपा द्वारा कमल नौका यात्रा का किया गया शुभारंभ। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।